हरे कृष्णा साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा। और देखिए जी, हम लोग कर रहे हैं प्रोबैब एंड स्टैट्स। तो चलिए जी फिर शुरू करते हैं। आज के वीडियो में भी हम लोग क्वेश्चंस ही करने वाले हैं। तो देखिए साथियों, इससे पहले कि मैं क्वेश्चंस जो है वो शुरू करवाऊँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें, कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं तो अपने साथियों के साथ शेयर करें। और अगर आपको भी स्टैट्स ऑनर्स या मैथ ऑनर्स के बैचेस जो हैं वो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर गिवन है, उस पर कॉन्टैक्ट करें। तो चलिए जी, फिर शुरुआत जो है हमारी सवाल से ही होगी। एक और बेहतरीन सवाल देखते हैं जी, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1, राइट। देख लेते हैं जी क्या कहता है। हैं जी उसकी तरह हैं जी, क्या कहता है जी। चलिए, ये रहा, देखो कहता है एन इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट predicts that the odds against the price of a stock will go up during the next week are 2:1, and the odds in favor of the price remaining the same are 1:3. What is the probab? What is the probab that the price of stock will go down during next week तो क्वेश्चन देखिएगा प्रभु क्या कहता है। कहता है जी, एक इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट है, होते हैं ना जगह जगह अपनी दुकान खोल के बैठे होते हैं। और आजकल तो आप देखेंगे यूट्यूब पे भी बहुत अपने आप को शहंशाह जो है वो समझते हैं लोग। खैर, कहता है इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट प्रिडिक्ट ये करता है, ऑड्स अगेंस्ट द प्राइस ऑफ अ स्टॉक विल गो ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक आर 2:1। ये ऑड्स अगेंस्ट में है, तो आप देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस विल राइज या प्राइस विल गो अप कितना हो जाएगा। अगेंस्ट में तो ऑड्स 2:1 है, तो सपोर्ट में कितना हो जाएगा 1/3। भाई रेशो गिवन है, तो अगेंस्ट में आपके 2 ऑड्स हैं, सपोर्ट में 1 ऑड है, तो प्रोबेब जो है प्राइस बढ़ने का कितना हो जाएगा 1/3। और यहाँ देखो क्या कहता है, ऑड्स इन फेवर ऑफ द प्राइस रिमेनिंग सेम। प्राइस रिमेनिंग सेम कितना है आपका
1/3, ऐसा ही है। व्हाट इज द प्रोबेब दैट प्राइस ऑफ स्टॉक विल गो डाउन। देखो भाई, प्राइस के साथ तीन ही चीजें हो सकती हैं, या तो प्राइस नीचे जाएगा, या प्राइस ऊपर जाएगा, या प्राइस स्टिल रहेगा। यही तो बात हमने देखा। अच्छा, ये 1:4, 1/4 आएगा ना, क्योंकि टोटल जो है वो 4 हो जाएगा आपके पार्ट्स। आप देखें साथियों, यहाँ पे प्राइस या तो आपका नीचे आएगा, या फिर प्राइस आपका ऊपर जाएगा, या फिर प्राइस आपका स्टिल रहेगा। हमें प्रोबेब चाहिए किसका, कि प्राइस नीचे जाए। प्रोबेब ऑफ प्राइस नीचे जाए, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्राइस ऊपर जाए प्लस में प्राइस सेम रहे। समझ रहे हो लॉजिक भाई? ये तीन ही तो इवेंट हो सकते हैं, तो इन तीनों की प्रोबेब का सम कितना आना चाहिए, 1। तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्राइस ऊपर जाए 1/3, प्राइस सेम रहे 1/4। ये कितना हो जाएगा साथियों, 7/12, और ये हो जाएगा फिर आपका 5/12। बोलो, बात समझ में आई क्या? हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए फिर। अब आप कहेंगे कि प्रभु, इस टाइप के क्वेश्चन अगर हमारे पेपर में आ जाएं तो कहना ही क्या है। चलिए कोई बात नहीं। कहता है जी, 3 न्यूज़पेपर A, B and C are published। मैं मुद्दे की बात बताता हूँ आपको। कहता है, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट फ्रॉम अ सर्वे दैट ऑफ द अडल्ट पॉपुलेशन 20% रीड ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 20%। 16% रीड बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन है 16%। ये गिवन है डेटा, मैं सीधा पढ़ के आपको सुना भी रहा हूँ। 14% रीड सी। आगे देखिए जी क्या कहता है, 8% रीड बोथ ए एंड बी। बोथ है तो इंटरसेक्शन 8%। 5% रीड बोथ ए एंड सी, तो 5% रीड बोथ ए एंड सी। आगे सुनो, एंड बोथ ए एंड सी, एंड 4% रीड बोथ बी एंड सी। बी एंड सी जो है वो कितने रीड करते हैं, 4%। एंड 2% रीड ऑल थ्री। 2% ऐसे हैं जो तीनों टाइप के अखबार को पढ़ते हैं। ये भाई साहब बहुत ज्ञानी टाइप के लोग होंगे ज़रूर। फाइंड व्हाट परसेंटेज रीड एट लीस्ट वन ऑफ द पेपर। तो हमें क्या बताना है कि कितनी प्रोबेब बतानी है बेसिकली, किस चीज़ की, कि एट लीस्ट रीड वन ऑफ द पेपर। तो यानी हमें बताना है यूनियन, या तो ए रीड करे, या बी रीड करे, या सी रीड करे, या फिर सारे ही कर ले जी। तो आप देखें, ए रीड करने वाले इतने हैं, बी रीड करने वाले इतनी प्रोबेब है, सी। अब आप फॉर्मूला समझ गए होंगे, जैसे सेट थ्योरी में करते थे। इन तीनों को आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 20/100 प्लस में 16/100 प्लस में 14/100। लेकिन इन तीनों को माइनस करेंगे, तो जब आप इन तीनों को माइनस करते हैं तो क्या जो है वो मामला गड़बड़ होता है कि ये दो बार माइनस हो जाते हैं। तो फिर एक बारी जो है आप तीनों का इंटरसेक्शन क्या करते हैं साथियों, ऐड करते हैं। बेसिक सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट है ये, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो 8/100, 5/100 प्लस में 4/100, और फिर इसमें हम लोग ऐड कर देंगे 2/100। तो ये आ जाएगा हमारा प्रोबेब। देखो जी कितना आ जाएगा, ये ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हो जाएगा साथियों 20 और 16 36, 36 और 4 40, और 10 50, 50 और 2 52। ये हो जाएगा 8 और 5 13, 13 और 4 17।
तो ये कितना आ जाएगा, देखो फिर आप बताओ भाई। 52 में से 17 चले जाएंगे, अरे दुष्ट लोगों बोल दो कितना आएगा। तो 12 में से 7 गए 5, और ये हो जाएगा 35। तो 3.5% जनता ऐसी है जो कोई ना कोई अखबार पढ़ती है। समझ गए बात को? 3.5% जनता ऐसी है जो कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ती है। चलिए, 3.5 कह रहा हूँ मैं, 0.35, 2 है ना डेसिमल, तो कितना आएगा 0.35। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, बड़ा ही मज़ेदार है। इसमें भी आपको लॉजिक जो है वो बनाना पड़ेगा। कहता है अ कार्ड इज ड्रॉन, a card is drawn from a pack of 52 cards, full stop. Find the probab of getting a king or heart or a red card. तो यहाँ भी आप देखोगे सिचुएशन कुछ पुराने वाले सवाल जैसा ही है। पुराने वाले सवाल जैसा क्यों है? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ अभी आप समझ जाओगे। हाँ, देखो जी क्या कहा उसने कि आपके पास 52 कार्ड हैं और आपको ये बताना है कि क्या वो किंग होगा, उसकी प्रोबैब, या फिर वो हर्ट हो सकता है, या फिर वो रेड कार्ड हो सकता है। अब देखो, सबसे पहले हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग। हम लोग जानते हैं किंग होते हैं 4, तो ये आ गई ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ हर्ट देखो, हर्ट के कितने पत्ते होते हैं साथियों? 13। अब ये क्वेश्चन इतना आसान होता तो बात ही क्या थी। और रेड कार्ड, टोटल 26 रेड कार्ड होते हैं 52 में से। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो बार बार ही हमने काउंट कर ली हैं। जैसे हमने क्या चीज़ अब यहाँ से माइनस करना पड़ेगा क्या, कि वो किंग भी है और वो हर्ट भी है। देखो इसमें आपने ओवरलैप काउंट कर दिया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो वो किंग भी है और वो हर्ट भी है, तो 1/52। समझ रहे हो बात को? ये तो आपने रिपीट कर दिया ना भाई, उस चीज़ को आपने यहाँ भी ऐड कर दिया और यहाँ भी ऐड कर दिया। गलत बात, एक ही बार ऐड होना चाहिए था। इसी तरीके से वो किंग भी है और रेड भी है, तो यहाँ पे क्या होगा? 2/52। भाई यही है कि वो किंग है और रेड है, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है 52 पत्तों में से निकलने की? 2/52। फिर आप देखो वो हर्ट है और रेड है। वो क्या कह रहे हैं जी आपको, कि वो हर्ट है और वो साथ में कैसा है? वो रेड भी है। तो साथियों 13/52। भाई हर्ट के जो है वो 13 कार्ड हैं और सारे के सारे रेड ही हैं, ऐसा ही मामला है। और इन तीनों को माइनस करने के बाद इसमें क्या ऐड करोगे? तीनों का इंटरसेक्शन, कि वो किंग है, वो हर्ट भी है और वो रेड भी है, तो 1/52। तो यहाँ पे देखो हमारा जो प्रोबैब है इवेंट का वो क्या होगा, ये तो आप ऐड करोगे, लेकिन जो ये 3 जो हैं ये क्या हैं? ये आपके रिपीट हुए थे, तो ये माइनस होंगे। लेकिन क्योंकि जब आप माइनस करते हैं तो क्या है, एक जो है वो 2 बार माइनस हो जाता है, तो फिर एक बार जो है तीनों का इंटरसेक्शन ऐड करेंगे, राइट। ये आपने वेन डायग्राम बनाया होगा बचपन में, वहाँ से निकल कर ये चीज़ें आती हैं। तो अगर आपको इसमें मान लीजिए कोई डाउट है तो एक बार आप वेन डायग्राम देखेंगे तो चीज़ें आपको काफ़ी हद तक ये क्लियर हो जाएंगी।
और वैसे भी लॉजिकली आप सोचेंगे तो क्लियर है ही, कोई लफड़ा ही नहीं है। ये होता है 30 और ये होता है 43। देखो ये एक कट जाएगा और ये होता है 15। तो 43 में से 10 गए तो 33, 33 में से 5 गए तो 28। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई जी 7/13 कि या तो वो एक आपका किंग होगा, या वो हर्ट होगा, या फिर क्या होगा साथियों, एक रेड कार्ड, स्क्विड गेम वाला। चलिए ठीक ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर देखिए जी 4 क्या कहता है। दी odds against manager X settling the dispute with the workers are 8:6 and odds in favor of manager Y favor of manager Y are 14:16। ठीक, अब देखो पहला सवाल कहता है व्हाट इज द चांसेस दैट नीदर सेटल्स द डिस्प्यूट। व्हाट इज द चांसेस दैट नीदर, दोनों से ही कम वक्तों से डिस्प्यूट जो है वो सेटल नहीं होगा। नीदर सेटल द डिस्प्यूट। सेकंड जो इसमें पार्ट है देखो क्या कहता है, व्हाट इज द प्रोबेब दैट द डिस्प्यूट विल बी सेटल। व्हाट इज द प्रोबेब दैट द डिस्प्यूट विल सेटल। तो चलिए करने का कोशिश करते हैं, आओ। तो देखे साथियों, आपको ये कहा गया ऑड्स अगेंस्ट मैनेजर एक्स सेटलिंग द डिस्प्यूट। तो यहाँ पे अगर हम ये अगेंस्ट में हैं, अगर हम लोग बात करें फेवर में, एक्स सेटल्स द डिस्प्यूट, कितना होगा देखो, अगेंस्ट में कितने हैं 8:6, तो फेवर में कितने होंगे 6:8, तो कितना हो जाएगा ये बोलिए 6/14। वेरी गुड। और y सेटल्स द डिस्प्यूट, तो यहाँ देखेंगे एंड ऑड्स इन फेवर ऑफ मैनेजर y, ये फेवर में है, कितने हैं 14:16, तो ये हो जाएगा 14/30, ऐसा ही हो जाएगा। अब पहला है कि डिस्प्यूट सेटल ही नहीं हुआ, मतलब ना तो x से हुआ ना y से हुआ। आपका प्रोबेब निकालना है कि डिस्प्यूट जो है वो सेटल हो ही नहीं पा रहा है। तो ये कब होगा, जब डिस्प्यूट x से भी सेटल ना हो पाए, साथ ही साथ y से भी सेटल ना हो पाए, यानी दोनों से ही जो है वो डिस्प्यूट सेटल ना हो पाए। तो ए पार्ट, डी नेदर सेटल्स द डिस्प्यूट, आप समझ गए, उसको ई नाम दे देना। ये कितना हो जाएगा देखो 8/14, एक्स से सेटल ना हो पाने की प्रोबेब 8/14, और y से ना सेटल हो पाने की प्रोबेब कितना होगा बोलो 16/30, समझ रहे हो, या 1 - 14/30 ऐसा। तो ये कितना आ जाएगा देखो 16 8 8 48, 112 मतलब 128। ठीक है,
और यहाँ पे आप देखेंगे ये हो जाएगा 14 तिया 42 420, काट पीट कर लेना, आंसर आ जाएगा। बी पार्ट देखो क्या कहता है, व्हाट इज द प्रोबेब दैट द डिस्प्यूट विल सेटल्ड। अब डिस्प्यूट विल सेटल्ड कब होगा, जब हो सकता है एक्स सेटल कर दे वाई से ना हुआ हो, या वाई सेटल कर दे एक्स से ना हुआ हो, या फिर दोनों के दोनों ने क्या कर दिया हो, सेटल कर दिया हो। तो ये किसके इक्वल आएगा, देखो 1 माइनस डिस्प्यूट सेटल ही नहीं हुआ है कि नहीं है जी, 1 माइनस 128/420। तो आपको प्रोबेब मिल जाएगी कौन सी, कि जब डिस्प्यूट सेटल हो गया है। हो सकता है एक्स ने किया हो सकता है वाई ने किया हो सकता है दोनों ने ही कर दिया हो। समझ गए बात? चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखिए फिर। कहता है दी ऑड्स दैट पर्सन एक्स speaks the truth are 3:2, and the odds that person Y speaks the truth are 5:3. In what percentage of cases they likely to contradict each other? They likely to contradict each other. तो ये क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, नई चीज सीखने को मिलेगी। आपसे बोलता है साथियों, पर्सन एक्स जो है उसके ट्रुथ बोलने के जो ऑड्स हैं वो कितने हैं, 3:2, और वाई जो है उसके सच बोलने के ऑड्स कितने हैं, 5:3। तो लेट्स से P ऑफ x मान लेता हूँ कि x सच बोल रहा है 3/5, और ये मान लेता हूँ बार यानी P ये झूठ बोल रहा है। सिमिलरली P ऑफ y यानी कि y सच बोल रहा है, और P ऑफ y बार कि वो आपका झूठ बोल रहा है। ठीक, अब क्वेश्चन ये कहता है इन व्हाट परसेंटेज ऑफ केसेस दे लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, यानी अगर x सच बोलेगा तो y झूठ बोल रहा है, तभी तो वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, और अगर y सच बोल रहा है तो x झूठ बोल रहा है। तो यानी जो मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है, अगर मेरा x सच बोल रहा है तो उस केस में y को झूठ बोलना पड़ेगा, और अगर x झूठ बोल रहा है तो उस केस में y को सच बोलना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3/5 इंटू में ये है आपका 3/8 प्लस ये है आपका 2/5 इंटू में 5/8। तो ये हो जाएगा 9/40, 10/40, तो ये हो गया 19/40। बोलो बात समझ में आई क्या? हाँ, चलिए बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों इसका। अब देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चंस जो हैं आपको समझ में आ रहे होंगे, और साथ ही साथ आपको आनंद भी आ रहा होगा क्वेश्चंस को करने में, क्योंकि क्वेश्चन हैं हमारे मज़ेदार, जैसे है ना, आहा टमाटर बड़े मज़ेदार, उस टाइप के क्वेश्चन हैं ये। चलिए अगला देखते हैं जी, सवाल क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है जी, वन शॉट is fired from each of the three guns
3 गन से देखें जी शॉट मारा गया ठाए 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 करके, E1, E2 और E3 denotes the event that target is hit by the first comma second and third respectively। ठीक है, वो समझ जाना आप। कहता है if P of E1 0.5, P of E2 0.6 and P of E3 0.8 and E1 E2 are independent events, मतलब जब एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, इस टाइप से इंडिपेंडेंट इवेंट्स। फाइंड द प्रोबैब that first part exactly one hit is registered, one hit is registered और सेकंड है at least 2 hit is registered। समझ गए क्वेश्चन कि 3 बंदूक से आप गोली मार रहे हो और तीनों की हमें प्रोबैब गिवन है टारगेट को हिट करने का। पहला जो गन है उसका कितना है टारगेट को हिट करने का प्रोबैब 0.5, दूसरे का है 0.6, तीसरे का है 0.8। अब आपने एक टारगेट पे तीनों से गोली चलाई तो आपको ये बताना है क्या प्रोबैब है कि टारगेट एग्जैक्टली वंस हिट हुआ होगा, मतलब उस पे एक गोली जाके लगी होगी। तो हो सकता है वो E1 गन से लगी हो सकता है वो E2 से, या फिर हो सकता है वो E1 E3 से। ठीक, और फिर सेकंड में कहता है कि 2 हिट इज रजिस्टर्ड। अब इसकी भी प्रोबैब बतानी है। तो देखेंगे साथियों, मेरे को गिवन है PE1 कितना 0.5, तो PE1 ना होने की प्रोबैब कितनी होगी, ये भी 0.5। PE2 कितना गिवन है 0.6, E2 ना होने की प्रोबैब कितना होगा 0.4, वेरी गुड। E3 कितना गिवन है देखो 0.8 और E3 ना होने की प्रोबैब कितना होगा 0.2। अब पहला केस है कि एग्जैक्टली 1 हिट इज रजिस्टर्ड, तो एक ने हिट किया। अब मतलब इसको अगर मैं E नाम दे दूं तो देखो अगर E1 ने हिट किया तो साथ में E2 और E3 ने हिट नहीं किया, तभी तो एक हिट रजिस्टर्ड होगा। फिर अगर E2 ने हिट किया तो E1 और E3 ने हिट नहीं किया, समझ रहे हैं बात को। और फिर अगर E3 ने हिट किया तो E1 और E2 ने हिट नहीं किया, तभी तो क्या होगा एग्जैक्टली 1 हिट इज रजिस्टर्ड। कि हो सकता है वो हिट E1 ने किया हो सकता है वो हिट E2 ने किया हो सकता है वो हिट E3 ने किया हो, राइट। बस अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू में 0.4 इंटू में 0.2 प्लस 0.5 इंटू में 0.6 इंटू में 0.2, ये हो जाएगा 0.5 इंटू में 0.4 इंटू में 0.8। तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, 20 दूनी 40, 0.4। ये हो जाएगा 5 छिक 30, 30 दूनी 60, तो 0.06। और ये हो जाएगा साथियों 5 चौक 20 और 20 अट्ठे, 20 अट्ठे कितने होते हैं भाई 160। तो इनको जोड़ लेते हैं।
और वही आंसर है। ये कितना हो जाएगा देखो, 0.1 हो जाएगा, तो ये हो गया 0.26। समझ में आई। सेकंड पार्ट में देखो क्या कहता है आपसे। सेकंड में कहता है कि आपको 2 हिट जो है वो रजिस्टर की गई है एटलीस्ट। तो अब इसमें क्या सीन बैठेगा कि 2 ने हिट किया होगा, हो सकता है E1 E2 ने हिट किया हो सकता है E2 E3 ने हिट किया हो सकता है E1 E3 ने हिट किया हो, या साथियों ऐसा भी तो हो सकता है कि तीनों ने हिट किया हो। तभी तो क्या हुआ, 2 हिट इज रजिस्टर्ड एट लीस्ट। समझ रहे हैं बात को। तो चलो, या फिर आप इसको पता है कैसे भी कर सकते हो, इसको आप कर सकते हो एट मोस्ट 1 हिट इज रजिस्टर्ड, 1 माइनस एट मोस्ट 1 हिट इज रजिस्टर्ड, 1 हिट इज रजिस्टर्ड। तो आप कहोगे सर ये कैसे? अरे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हिट लगे और कम से कम 2 हिट लगे, ये दोनों इवेंट क्या कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है? जब आप इनको ऐड करेंगे तो क्या 1 नहीं आना चाहिए? सोचो, आना ही चाहिए, ऐसा तो है ही मामला। और ये कब आएगा देखो, 1 माइनस, भाई एग्जैक्ट 1 हिट लगेगा वो तो ये है। अब एटमोस्ट 1 हिट में क्या भी आएगा कि कोई हिट लगा ही नहीं, तो कोई हिट ना लगने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इन तीनों ने ही टारगेट को मिक्स कर दिया। तो 0.5 इंटू में 0.4 इंटू में 0.2। समझ रहे हैं बात को प्रभु? इससे कैलकुलेशन थोड़ी कम आएगी अपनी, दूसरे पाथ से जाते तो कैलकुलेशन ज़्यादा आती। ये हो जाएगा 5 चौक 20 और 20 दूनी 40, तो 0.04, तो ये हो गया 1 माइनस 0.3, तो ये आ गई प्रोबेबिलिटी 0.7 एटलीस्ट 2 हिट की। समझ में आया क्या? बताओ। चलिए बहुत बढ़िया। एग्ज़ाम में देखो क्या है ना साथियों, हमें अपना टाइम बचाना है, अपनी शहंशाहगिरी नहीं दिखानी है कि देखो हम इसको ऐसे सॉल्व करके लाए हैं। अपने को अपना टाइम सेव करना है, तो उस हिसाब से सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है एन अर्न कंटेन, अब झोले का आ गया भाई साहब क्वेश्चन, कंटेन्स 4 टिकट्स नंबर्ड 1 2 3 4 and another contains 6 tickets numbered 1 2 3 4 5 6. If one of the urn is chosen, झोला छाट रहा है भैया, झोला, at random and a ticket is drawn at random from the chosen urn, find the probab that ticket drawn bears the number 2 or 4, second one is 3, 1 और 9। तो चलिए देखते हैं भाई क्या यहाँ पे मैटर है। आपको देखो क्वेश्चन जो है वो रीड कर लो कि आपके पास 2 झोले हैं
और दोनों झोलों में क्या है, आपके पास टिकट रखी हुई है जी। दोनों झोलों में क्या रखी हुई है, टिकट रखी हुई है। और फिर आप क्या करते हैं, कोई एक झोला जो है वो चूज़ करते हैं और उसमें से टिकट निकालते हैं। और आपको बताना है क्या संभावना है कि उन टिकट्स पे जो जो इसने नंबर बोले हैं वो नंबर हो सकते हैं। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे साथियों, पहले बोला है पहले झोले में से जब मैं निकालूं तो मेरे को 2 मिले, और दूसरे झोले में से जब मैं निकालूं तो 4 मिले। पहला आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और 4। मुझे एक बात बताओ साथियों, 2 झोले हैं तो झोला सेलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, हाफ, ऐसा ही है। झोला सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ है। और फिर पहले झोले में से मेरे को 2 मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/4 है, ऐसा ही है। प्लस दूसरा झोला सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है, हाफ है, क्योंकि दोनों झोलों में से कोई भी आ सकता है। और दूसरे झोले में मेरे को 4 मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 4/6। सो आंसर इज 2/8 प्लस में 4/12। अब इसको जो है हम लोग ऐड कर लें, 1/4 प्लस में 1/3, 1/4 प्लस में 1/3, तो ये आ जाएगा आपका 7/12। सेकंड देखो, कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ 3। तो पहला झोला सेलेक्ट किया, हाफ, 3 आने की संभावना, अच्छा 1/4 था यार ये 2 आने की संभावना कितनी थी, 1/4, और ये 1/6। मिस्टेक हो गया सर, भावनाओं में बह गया मैं भी आपके साथ। ये हो जाएगा 1/8, ये हो जाएगा 1/12। तो यहाँ पे जो LCM है वो कितना आएगा साथियों, 12 और 8 का 48। तो ये हो जाएगा देखो अपना 48, और ये हो जाएगा आपका 6, और ये हो जाएगा 8। तो 10/48 यानी कि 5/24। मिस्टेक हो गया जी, भावनाओं में बह गया मैं भी आप लोगों के साथ। तो थोड़ा सा क्या है, आप लोगों ने भी एग्ज़ाम में इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब देखिएगा, पहला झोला सेलेक्ट किया और 3 आने की संभावना कितनी है, 1/3। दूसरा झोला अभी कुछ सेलेक्ट ही नहीं किए, तो प्रोबेब इज 1/6। थर्ड देखेंगे 1 और 9। तो पहला झोला सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हाफ, और यहाँ से 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है सर, 1/4। दूसरा झोला सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाफ, और यहाँ पे क्या 9 आ सकता है कभी, नहीं, तो 9 आने की प्रोबेबिलिटी 0। तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 1/8। बोलो क्वेश्चन समझ में आया क्या, हाँ। चलो तो 8th क्वेश्चन देखते हैं फिर, समझ में आया है तो। और कमेंट में मुझे ये भी बताना साथियों कि आप कौन से कॉलेज से जो है मेरी वीडियो देख रहे हैं, ताकि थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि किन किन कॉलेजों में हमारे विद्यार्थी जो हैं वो पढ़ रहे हैं। चलिए देखते हैं। कहता है अ बॉक्स कंटेन्स 6 रेड, 4 white and 5 black balls. आगे कहता है अ पर्सन drawn 4 balls from the box at random. Find the probab that among
that among the balls drawn there is at least one ball of each color. One ball of each color. तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या है साथियों कि आपके पास एक बॉक्स है जिसके अंदर 6 लाल, 4 सफ़ेद और 5 काली गेंदें हैं। एक व्यक्ति जो है उस बॉक्स में से 4 गेंदों को निकालता है, तो क्या प्रोबेब है कि उन 4 गेंदों में हर एक कलर की कम से कम एक बॉल हो। तो देखो यहाँ पे जो फेवरेबल केसेस, अच्छा टोटल कितनी बॉल हैं आपकी, 6 और 4 10, 10 और 5 15, तो टोटल केसेस कितने आएंगे। हमने जो है 15 में से 4 बॉल निकालनी है। बट यहाँ फेवरेबल केसेस क्या बन सकते हैं, देखो एक ये बन सकता है कि मैं 2 रेड निकाल लूँ, एक वाइट निकालूँ, मतलब मैं R और W और B से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, तो 2 रेड हो, एक वाइट हो, एक ब्लैक हो। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, एक रेड हो, 2 वाइट हो, एक ब्लैक हो, ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है साथियों, एक रेड हो, एक वाइट हो, लेकिन आपकी ब्लैक कितनी हो, 2। और तो कोई संभावना नहीं बनती, सोचो नहीं, तो बस इन तीनों की प्रोबेब को क्या कर देंगे, ऐड। क्यों, या तो ये होगा या ये होगा या फिर ये होगा। तो P ऑफ E कितना आ जाएगा, देखो रेड निकालने की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, 6 में से 2 रेड सेलेक्ट कर ली, 4 में से कोई एक वाइट सेलेक्ट कर ली, 5 में से कोई एक ब्लैक सेलेक्ट कर ली, और टोटल 15 में से 4 हमने सेलेक्ट कर ली। इसी तरीके से आप देखो एक रेड की क्या होगी, 6 में से कोई एक, 4 में से कोई 2, 5 में से कोई एक और 15 में से कोई 4। इसी तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा फिर, तीसरे वाले का 6 में से कोई एक, 4 में से कोई एक, 5 में से कोई 2 और 15 में से 4। तो ये आ गया आपका आंसर। बस सॉल्व करोगे तो आंसर ही है, और क्या है। अगला देखें क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 9। बहुत बढ़िया। तो मुझे बताना आप कमेंट में कि जो क्वेश्चंस हैं क्या आप लोगों को समझ में आ रहे हैं, कहीं बाउंसर तो नहीं जा रहा है मामला। देखो जी क्या कहता है, 3 ग्रुप्स of children contain respectively 3 girls and 1 boy, comma 2 girls and 2 boys। गर्ल्स को मैं G लिख रहा हूँ, बॉयज़ को B लिख रहा हूँ। एंड थर्ड वाले ग्रुप में है 1 गर्ल एंड 3 बॉयज़। कहता है 1 child is selected at random from each group show that the chances that there consist of 1 girl and 2 boy। तो हमें दिखाना है प्रोबेब ऑफ सेलेक्टिंग 1 गर्ल एंड 2 बॉय इज 13/32।
तो ये काइंड ऑफ प्रूव दैट टाइप का क्वेश्चन है। तो देखते हैं जी किस तरीके से इसको हम लोग अंजाम देंगे। आपको क्या कहा गया साथियों कि आपके पास 3 ग्रुप हैं। पहले ग्रुप में 3 सुकन्याएं हैं और एक हमारे क्या बोलेंगे इसको बनराकस है। दूसरे ग्रुप में 2 सुकन्याएं हैं, 2 बनराकस है। और तीसरे ग्रुप में 1 सुकन्या है और 3 बनराकस है। आपने एक बच्चा जो है वो रेंडमली क्या है, तीनों ग्रुप में से एक एक बच्चा रेंडमली छांटा। अब आप बताओ प्रोबैब ऑफ सेलेक्टिंग 1 गर्ल एंड 2 बॉय। तो ये सेलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। चलो देखते हैं क्या क्या केस बनेंगे और किस तरीके से काम को अंजाम देंगे हम लोग। बाकी देखें साथियों, अगर आपने इतनी वीडियो देख ही ली है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करने में आप भी जानते हैं एफ़र्ट पूरी लगती है। पहले रिकॉर्ड करना पड़ता है, फिर उसको ऑडियो ठीक करना पड़ता है, कहीं कट लगाना है तो कट लगाना पड़ता है, और उसके बाद जाके अपलोड होती हैं वीडियोस, तो काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो लाइक तो बनता है ना बॉस। चलिए तो देखो हमारे पास क्या है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, 1 गर्ल और 2 बॉयज़ को सेलेक्ट करने की। और शर्त यह है तीनों ग्रुप में से मैं एक एक बच्चा छांटूंगा। तो ऐसा हो सकता है ना, देखो मैं इधर बनाता हूँ G1 यानी ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। हो सकता है मैंने यहाँ से गर्ल चूज़ करी है तो मुझे इन दोनों से क्या चूज़ करना पड़ेगा, बॉय। मैं यहाँ से बॉय चूज़ कर लूँ, यहाँ से गर्ल चूज़ कर लूँ, तो यहाँ से मुझे क्या चूज़ करना पड़ेगा, बॉय। और पहले 2 से मैं बॉय चूज़ कर लूँ तो तीसरे वाले से मुझे क्या चूज़ करनी पड़ेगी, बोलिए, गर्ल। तभी जो है मैं सिलेक्शन इस तरीके का बना पाऊँगा कि मेरे पास 1 गर्ल है और 2 बॉय हैं। तो इन तीनों की प्रोबेब, इसको अगर मैं दे दूँ PE1 और इसको मैं दे दूँ PE2 और इसको मैं दे दूँ PE3, तो हमारा जो PE है ना साथियों, वो क्या है, इन तीनों का सम। या तो ये होगा या ये होगा या फिर ये होगा, ऐसा ही मामला है। चलो तो देखो जी, गर्ल चूज़ करना है ग्रुप 1 से। ग्रुप 1 में कितनी गर्ल्स हैं, 3 गर्ल्स हैं, यानी 3 में से मैं कोई एक छांटूंगा। यही तो बात, 3 गर्ल्स में से मैं कोई एक जो है वो छांटूंगा, और अपॉन में इन चारों में से मैं कोई एक छांटूंगा। तो मैं सिंपल भी लिख सकता हूँ, 3 गर्ल हैं तो 3/4 इन 2 में। ग्रुप 2 से बॉय चूज करने की प्रोबेबिलिटी 2/4। सेम आप वैसे ही लिख सकते हैं 2C1 अपॉन में 4C1, समझ रहे हो, एक ही बात है। और फिर तीसरे ग्रुप में से भी मैं एक बॉय छांटूंगा तो 3/4 प्लस, अब इस पे आ जाओ, ग्रुप 1 में से बॉय छांटेंगे तो 1/4, फिर ग्रुप 2 में से गर्ल छांटेंगे तो 2/4, और ग्रुप 3 में से बॉय छांटेंगे तो 3/4। फिर आ जाइए, ग्रुप 1 में से आप बॉय छांटेंगे 1/4, फिर आप बॉय छांटेंगे 2/4, और फिर गर्ल छांटेंगे 1/4। देखते हैं फ्रेम से बाहर तो नहीं गए हम लोग, नहीं, अभी तो हम लोग फ्रेम के अंदर ही खेल रहे हैं। ठीक है, तो मतलब वहां तक अपना दायरा है लिखने का। तो ये कितना आ जाएगा साथियों, 3 तिया 9, दूनी 18, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 3 दूनी 6/64, 2/64, 18 और 6 24, 24 और 2 26/64, ये हो जाएगा 13/32। बोलो बात समझ में आई क्या। इतनी प्रोबेबिलिटी है, और देखो हमें यही प्रूफ भी करना था कि ये जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 13/32। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। 10 बड़ा ही मज़ेदार सवाल है। कहता है इट इज़
8:5 against the wife, who is 40 years old, living till she is 70, and 4:3 against her husband, now 50, till he is 80. फाइंड द प्रोबैब। अब देखो क्वेश्चन शुरू होता है। फाइंड दी, अभी तक तो ये जानकारी ही दे रहा था। प्रोबैब ए पार्ट, बोथ विल बी अलाइव, दोनों जिंदा मिलेंगे। बोथ विल बी अलाइव। बी पार्ट कहता है देखो नन विल बी अलाइव, नन विल बी अलाइव। सी कहता है ओनली वाइफ विल बी अलाइव, ओनली वाइफ विल बी अलाइव। डी पार्ट कहता है ओनली हस्बैंड विल बी अलाइव, ओनली हस्बैंड विल बी अलाइव। ई पार्ट कहता है साथियों ओनली वन विल बी अलाइव, ओनली वन विल बी अलाइव। और एफ पार्ट कहता है एटलीस्ट वन विल बी अलाइव आफ्टर 30 years, एटलीस्ट वन विल बी अलाइव। और ये सारी जो प्रोबैब निकालनी है, ये निकालनी है आफ्टर 30 years, आफ्टर 30 years। अब देखो आपको क्वेश्चन क्या कहता है कि इट इज 8:5 अगेंस्ट द वाइफ हु इज 40 years old टिल शी इज 70। मतलब 8:5 का रेशो है कि वो मर जाएगी जब तक वो 70 साल की होगी। और हस्बैंड में जो है अगेंस्ट में कितना है, 4:3 रेशो है, और जब अभी वो 50 का है और कि वो 80 साल तक मर जाएगा, है ना। दोनों में 30-30 साल का डेटा गिवन है और आपसे क्वेश्चन भी 30 साल पे ही पूछे गए हैं। तो मैं इसको इस टाइप से लिखता हूँ, देखो P ऑफ W यानी वाइफ जिंदा रहेंगी। कितनी प्रोबैब है इसकी, 5/13, और वाइफ जो है वो टपक जाएगी, इसकी प्रोबैब कितनी है, 8/13। हस्बैंड जिंदा रहेगा, इसका प्रोबैब कितना गिवन है आपको, 3/7, और हस्बैंड भी टपक जाएगा, इसकी प्रोबैब कितनी है, 4/7। ऐसा ही है। अब देखो फर्स्ट पार्ट कहता है दोनों जिंदा हैं। दोनों जिंदा हैं मतलब वाइफ भी जिंदा होनी चाहिए, साथ में आपका हस्बैंड भी क्या होना चाहिए, जिंदा होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 5/13 इंटू में 3/7, तो यह आ जाएगा 15/91। सेकेंड पार्ट देखिए, कहता है बोथ नन विल बी अलाइव, तो दोनों मर जाने चाहिए, तो वाइफ और हस्बैंड दोनों मरने चाहिए। तो यानी 8/13 इंटू 4/7, तो ये हो गया 32/91। सी पार्ट क्या कहता है, ओनली वाइफ विल बी अलाइव, यानी वाइफ तो जिंदा रहनी चाहिए लेकिन हस्बैंड मर जाना चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो वाइफ जिंदा है 5/13 और हस्बैंड के मरने की 4/7। इधर आ जाओ, डी पार्ट कहता है हस्बैंड विल बी अलाइव, यानी अब हस्बैंड जिंदा रहे और वाइफ क्या हो जाए, टपक जाए। तो ये हो जाएगा इस टाइप से, ये हो जाएगा 24/91।
फिर कहता है ओनली वन विल बी अलाइव। वन विल बी अलाइव का मतलब है या तो वाइफ जिंदा हो या हस्बैंड जिंदा हो। तो देखो सिर्फ वाइफ जिंदा है, वाइफ जिंदा है 20/91 और सिर्फ हस्बैंड जिंदा है 24/91। ऐसा ही है हस्बैंड और वाइफ। देखो सी और डी इन दोनों को ऐड कर दो तो ये आ जाएगा कि एक जो है वो जिंदा होगा। और एटलीस्ट वन में क्या है कि दोनों भी जिंदा हो सकते हैं और एक भी जिंदा हो सकता है। यानी इसको हम लोग निकालेंगे, पता है कैसे? 1 - एक भी जिंदा नहीं बचा, तो मतलब जिंदा बचा, एक जिंदा बचा, या हो सकता है दोनों जिंदा बचे। तो P ऑफ नन विल बी अलाइव। और आप वैसे ऐड भी कर सकते हो, देखो इन तीनों को ऐड कर दो। बोथ विल बी अलाइव, ये रहा, हस्बैंड विल बी अलाइव, बोथ विल बी अलाइव, इसको ऐड कर दो, वाइफ विल बी अलाइव, हस्बैंड विल बी अलाइव, एक ही बात है। या फिर ऐसे कर लो, नन विल बी अलाइव, ये रहा 32/91। ये कितना हो जाएगा देखो, 91 में से 30 गए तो कितने होते हैं बोलो? 61, और 61 में से 2 गए तो 59। और अगर आप इन तीनों को ऐड करते तो देखे साथियों, 20 और 24 होता है 44, 44 और 15 होता है 59। बात एक ही है। आप इस तरीके से निकाल लो शॉर्टकट यूज़ करके, या आप लॉजिकल वे से चले जाओ। तो इसका क्या कीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरी गुड। तो देखे साथियों, अभी जो है हम लोग 10 क्वेश्चन ही रखते हैं, फिर वीडियो क्या है ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी। समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एज यूजुअल बाय बाय।